भाई हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो भाई आज आपका 5th डे है और लास्ट डेमो क्लास है आपकी आज, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी सुनीता जी, गुड आफ्टरनून बोल रही हैं भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आपको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेटअप को अभी 2 ही लोग आए हैं, सभी लोग तो नहीं आए, चलो पर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाई आज हम लोग ना मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि आपका चला था 1857 से लेकर के 1947 तक। लगभग 90 वर्ष का समय, कितने साल का समय? 90 वर्ष का समय इस पूरे काम में लगा था। 1857 से लेकर के 1947 तक भारत ने जो है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए जो है लड़ाई लड़ी थी। तो 1857 वो पहला वर्ष था जिसमें आजादी के लिए सबसे पहली बार जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। तो 1857 में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 1857 में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? जिसे आप रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना गया है, ठीक है ना। तो भारत की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना गया है। भारत की स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का पहला युद्ध, पहला युद्ध, ठीक है ना। तो 1857 की जो आपकी क्रांति थी, उसे भारत की स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है वो माना गया है, ठीक है ना। जो कि आप जानते हैं क्या था? एक सिपाहियों का एक विद्रोह था, म्यूटिनी ऑफ सिपॉय था। क्या था ये? सिपाहियों का या फिर सैनिकों का एक विद्रोह था। सिपाहियों का एक विद्रोह था, ठीक है ना। सिपाहियों का एक विद्रोह था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। जिसे किसके द्वारा किया गया था? जिसे आप याद रखिएगा, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा, जो कि बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक है ना। तो मंगल पांडे बंगाल की बैरकपुर छावनी में तैनात थे अंग्रेजों की, और 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। और आप जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। 1857 की क्रांति में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, अपने आप में 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, तो कोई बात नहीं, उसे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति को अलग से पढ़ेंगे, अभी तो आज सिर्फ हम संघर्ष पढ़ेंगे हमारी भारत की आजादी का। तो 1857 में पहली बार ये लड़ाई लड़ी गई, मंगल पांडे ने अपने सीनियर पर गोली चलाई थी, आप जानते ही हैं। और उसके बाद क्रांति पूरी देश में शुरू हो गई थी। जैसे कि लखनऊ से आपने सुना होगा बेगम हजरत महल आई थी, ठीक है ना। दिल्ली से जो थे हमारे मुगल किंग बहादुर शाह सेकंड थे, ठीक है ना। मेरठ से कदम सिंह साहब थे, ठीक है ना। तांतिया टोपे साहब थे ग्वालियर से, ठीक है ना। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से, ठीक है ना। कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे, उज्जवल शाही थे, सुरेंद्र शाही थे। और ऐसे बहुत सारे लोग थे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो लड़े थे इस 1857 की क्रांति में। हालांकि अंग्रेजों ने कहा था कि भैया ये कोई क्रांति नहीं थी, ये सैनिकों का छोटा सा विद्रोह था, और उन्होंने इसे बड़े आसानी से दबा भी दिया था, ठीक है ना। हमारे लिए जो इतनी बड़ी क्रांति थी, अंग्रेजों ने कहा ये कोई क्रांति नहीं है, ये सैनिकों का एक छोटा सा विद्रोह था, जिसे अंग्रेजों ने कहा बड़े अच्छे से दबा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हुआ क्या? इस क्रांति के खत्म होने के बाद इम्पैक्ट पड़ा ये कि 1857-58 में, 1858 में, भाई क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाने के लिए भारत में बहुत ज्यादा मारकाट करी थी। और विक्टोरिया जो क्वीन थी वो बहुत ज्यादा नाराज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और रानी विक्टोरिया ने उस समय के तत्काल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे, उन्हें आदेश पत्र जारी किया और कहा भैया आज से आपका शासन नहीं चलेगा, आज से भारत में मेरा शासन चलेगा।
तो तत्काल जो लॉर्ड कैनिंग साहब थे उन्होंने एक्ट पास किया जिसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, ठीक है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। अब इसके तहत दो काम हुए। तो पहला तो यह काम हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और दूसरा इसमें क्या काम हुआ कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसे खत्म कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर एक नए पद का शुरुआत की गई। किसको? तो गवर्नर जनरल को भारत का वाइसरॉय कहा जाने लगा, ठीक है ना। क्या कहा जाने लगा? भारत का वाइसरॉय, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्हें भारत का वाइसरॉय कहा जाने लगा, ठीक है भाई। इतनी चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन गया? भारत के वाइसरॉय बन गए। अब वाइसरॉय कौन होते थे? तो वाइसरॉय ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया, उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसा वो कहती थी वैसा वो करते थे वो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1872 में अगला कांड हुआ, ठीक है ना। 1872 में इसके बाद अगला कांड हुआ। इसके बाद भाई अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। इस क्रांति का इंपैक्ट भारत पे ये पड़ा कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, जो कि 1757 से प्लासी के युद्ध के बाद से चल रहा था। लगभग 100 साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, 1757 से लेकर के और आपका 1857 तक। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर 1858 में शासन हुआ रानी का, ठीक है ना। इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया का शासन शुरू। अब 1872 में हुआ ये कि भारत के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड मायो साहब। 1872 में अगला कांड होता है और क्या होता है? हमारे भारत के तत्कालीन वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो साहब, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो साहब, और लॉर्ड मेयो साहब क्या थे भैया? बहुत घूमने फिरने के शौकीन थे। और ये भैया अंडमान और निकोबार घूमने जा रहे थे। अंडमान निकोबार ये जा रहे थे, अंडमान और निकोबार घूमने। अंडमान और निकोबार घूमने जा रहे थे। वही अंडमान और निकोबार की एक जेल थी जिस जेल का नाम था सेलुलर जेल, ठीक है ना। सेलुलर जेल में एक पठान कैद था जिसका नाम था शेर आफरीदी। तो शेर आफरीदी भाई साहब जेल तोड़ के भाग गया। शेर आफरीदी, ठीक है ना। शेर आफरीदी जो था वो जेल तोड़ करके भाई साहब भाग गया जब ये जा रहे थे अंडमान निकोबार। और रास्ते में शेर आफरीदी को लॉर्ड मायो मिल गए और शेर आफरीदी ने क्या कर दिया भैया? 1872 में शेर आफरीदी ने लॉर्ड मायो की हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो की क्या कर दी? मेयो की हत्या कर दी। मतलब भैया ये मान के चलिए आज की डेट में अगर भारत के राष्ट्रपति को कोई मार दे तो क्या होगा? तो बस ये मान लीजिए उस समय वाइसरॉय भारत के राष्ट्रपति का पद था, ठीक है ना। तो मतलब आज की डेट में राष्ट्रपति को मारने वाली बात है ये, ठीक है ना। उस समय लॉर्ड मायो की हत्या होगी, एक वाइसरॉय की हत्या होगी। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है ना। ये चीज अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज थी कि वाइसरॉय की हत्या करना। तो लॉर्ड मायो की क्या कर दी गई भाई? हत्या कर दी गई, ठीक है ना। अब इसी बीच में क्या हुआ? हमारा स्वतंत्रता संघर्ष तो चल ही रहा था। अब 1885 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आपने ध्यान रखनी है कि 1885 अभी आगे जाकर के ना आपको बहुत रोचक कहानी मिलेगी इस टॉपिक में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। 1885 में 1885 में याद रखेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कहां पे? तो याद रखिएगा एट संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। तो संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये करी थी मिस्टर ए ओ ह्यूम साहब ने, ठीक है ना। तो ए ओ ह्यूम साहब ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी 72 सदस्यों के साथ। कितने सदस्य थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में? तो ध्यान रखिएगा 72 मेंबर्स
विद 72 मेंबर्स, ठीक है ना। संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थापना की गई और उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे कौन, तो लॉर्ड डफरिन साहब। किसके समय पर की गई, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन साहब उस समय भारत के वाइसरॉय थे, ठीक है। कांग्रेस, देखो कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे जिन्हें लगता था, एओ ह्यूम जैसे भी कुछ अंग्रेज थे जिन्हें लगता था कि यार अंग्रेज बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं भारतीयों के ऊपर और गलत है। तो ऐसे भी कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टियां बनाई ताकि वो देश की आजादी लड़ सके और अपने आप को स्वतंत्र करा सके। तो कुछ अच्छे अंग्रेज भी थे, ठीक है। 1885 में आए हमारे एओ ह्यूम साहब जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी, ठीक है ना। स्थापना होगी 1885, 18, ठीक है ना। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन आपने पढ़ने हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है ना। कि पहले अध्यक्ष कौन थे, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, सर जॉर्ज यूल थे। सबसे युवा कौन थे, मौलाना आजाद साहब थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में कब टूटी थी, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में टूटी थी। रीयूनियन कब हुई थी, 1916 में हुई थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी बेलगांव के अध्यक्ष बने थे 1924 में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 और इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग से ही करेंगे, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अब आगे चल के हुआ क्या, आगे चल के याद रखिएगा कि 1899 में 1899 में अंग्रेजों की भाई साहब जो रानी थी 1899 में विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इंग्लैंड में ही क्या हो गया, महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है 1899, 1899, ठीक है। अब अंग्रेजों का काम था क्या, अंग्रेज कर रहे थे भारत में अब प्लानिंग क्या करने की, भारत को तोड़ने की, किसी भी तरह से भारत को विभाजित किया जाए। और अंग्रेजों ने क्या किया भैया, दिन याद रखिएगा, दिन था आपका 16 अक्टूबर 1905 का, ठीक है ना। 16 अक्टूबर और 1905 का दिन था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 16 अक्टूबर 1905 का दिन था। और अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों की जो राजधानी थी वो बंगाल थी, कलकत्ता थी। तो बंगाल का विभाजन किया, किस नाम पर किया गया, तो भैया धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर बंगाल का विभाजन किया गया। और बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल में तो आज का जो बंगाल है वही एरिया आता है, वो उन्होंने दे दिया किसको, मुस्लिम्स को, पश्चिम बंगाल। और पूर्वी बंगाल उन्होंने दे दिया हिंदुओं को, ठीक है ना। पूर्वी बंगाल में आप कहेंगे कौन सा एरिया आता है, तो नॉर्थ ईस्ट का ये असम वाला जितना भी एरिया, असम और बांग्लादेश वाला जो एरिया है ना, वो आपका पूर्वी बंगाल कहलाया उस समय, ठीक है ना। तो पूर्वी बंगाल सारा का सारा दे दिया हिंदुओं को और पश्चिम बंगाल दे दिया मुस्लिम को, और धर्म के नाम पर क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। उसके बाद क्योंकि बंगाल के विभाजन में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया, ना ही लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, तो लोगों को ने लगा कि भैया कांग्रेस के बस का नहीं है, अब हमें आजादी के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, तो एक काम करेंगे हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लेंगे। तो याद रखिएगा 1905 में ही बंगाल विभाजन के खिलाफ, 1905 में ही आपने ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वतंत्र चलाया गया, ठीक है ना। तो 1905 में ही बंगाल के खिलाफ क्या चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जो किसके द्वारा चलाया गया, लाल बाल और पाल के द्वारा, लाल बाल और पाल। तो लाल बाल और पाल कौन थे भाई, तो लाल से तो आप जानते हैं कौन थे भाई, लाल, कौन थे भाई, लाल बाल और पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल साहब, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल साहब जो थे, वो क्या थे, वो भाई साहब इस आंदोलन के मुख्य नेता थे, लाल बाल और पाल, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भाई, क्या कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है ना। तो इसी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। चलिए अब भाई बंगाल के विभाजन के खिलाफ, और किसने किया था बंगाल का विभाजन, तो आपको पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था ये, लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया हमारे आंदोलनकारियों ने, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि
जैसे कि क्या हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस में भी कुछ लोग जो थे कांग्रेस से नाराज थे, और कांग्रेस भी भैया दो भागों में टूटती हुई दिखाई दी। तो 1907 में याद रखिएगा कि जो आपका सूरत अधिवेशन था, ठीक है ना। अच्छा, इसी बीच रुकिए जरा, इसी बीच एक काम हुआ 1906 में। इसी बीच एक काम ये हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा यार इधर से स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, इधर से हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने क्या किया, जब स्वदेशी आंदोलन चलने के बाद मुस्लिमों को बुलाया, क्या किया, मुस्लिमों को बुलाया, और उन्होंने मुस्लिमों को कहा कि देखिए भाई, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो हिंदू है ना, और कांग्रेस पार्टी है, ये आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। और भाई आपको आजादी तो मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल, लेकिन आपको उससे पहले पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में अगर आपको शासन करना हो, तो सबसे अच्छा काम होता है क्या, कि भैया एक को धुतकार दो और दूसरे को पुचकार दो, ठीक है ना। घर में मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं, एक को प्यार कर दो, दूसरे को डांट दो, वो दोनों आपस में अपने आप ही लड़ पड़ेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो फूट डाल दो और शासन करो। तो 1906 में उन्होंने इनसिक्योरिटी पैदा करी मुस्लिम्स के दिल में। तो याद रखेगा 1906 में क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, कहां पे, ढाका में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो अखिल मुस्लिम लीग याद रखेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो दो भाई थे जिनका नाम था आगा खान और समीउल्लाह खान। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी बांग्लादेश की जो राजधानी है वर्तमान में, ढाका में। तो उस समय तो भारत का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। ढाका में अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो आगा खान और समीउल्लाह खान के द्वारा। आगा खान और समीउल्लाह खान के द्वारा, ठीक है ना। आगा खान और समीउल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है। अंग्रेज अपने मकसद में क्या हो रहे थे, कामयाब हो रहे थे। अब भैया जैसे ही मुस्लिम लीग बनी, वैसे ही भैया क्या हुआ, कांग्रेस को भी लगा कि भैया कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं किया बंगाल विभाजन के खिलाफ। तो कांग्रेस में भी दो गुट बनते दिखाई दिए। तो 1907 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में एक अधिवेशन चल रहा था। और इस सूरत के अधिवेशन में ध्यान रखना है कि कांग्रेस दो भागों में टूट गई, ठीक है ना। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो भागों में टूट गई, में टूट गई। एक बन गया भैया नरम दल और एक बन गया गरम दल, ठीक है ना। एक बना नरम दल और एक बना गरम दल, ठीक है ना। नरम दल जिन्हें उदारवादी भी कहा जाता है, गरम दल जिन्हें आतंकवादी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो भागों में कांग्रेस टूट गई, ठीक है ना। नरम दल के जो लीडर थे वो कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है ना। तो नरम दल के जो लीडर थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि भाई साहब गांधी जी के पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, ठीक है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब। और गरम दल के नेता कौन थे, तो गरम दल के नेता थे भैया आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। तो बीजी तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक साहब जो थे वो गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। तो कांग्रेस भी यहां पर दो भागों में क्या हो गया, टूटती दिखाई दी, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, हमारे क्रांतिकारियों ने भैया अगले काम अपने शुरू कर दिए, ठीक है ना। अगले काम शुरू करे, और 1908 में हमारे क्रांतिकारियों ने, ठीक है ना, भाई दो व्यक्ति थे। भाई, एक मिनट, हाँ जी। सॉरी भाई, सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे, एक्चुअली कोई पता नहीं कोई आ गया था, ठीक है, कोई डोर पे आ गया था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कहाँ थे हम, अच्छा, अच्छा, इसके बाद हमारी स्वतंत्रता संग्राम का अगली लड़ाई हुई थी, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम की हमारी अगली लड़ाई हुई थी 1908 में, ठीक है ना। 1908 में, 1908 में हमारी स्वतंत्रता संग्राम की अगली लड़ाई हुई थी। और 1908 में हुआ यह था
कि दो व्यक्ति थे, एक का नाम था प्रफुल्ला चाकी, ठीक है ना भाई, दो व्यक्ति थे, एक तो थे प्रफुल्ला चाकी चाकरी, ठीक है ना, और दूसरे व्यक्ति थे इनके साथ खुदीराम बोस, खुदीराम बोस साहब, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति थे प्रफुल्ला चाकरी और दूसरे थे खुदीराम बोस। इन्होंने क्या किया, बिहार में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था मुजफ्फरपुर, बिहार में जगह थी जिसका नाम था मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर बिहार। अंग्रेजों के एक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जिनका नाम था किंग डंगलस, ठीक है ना, किंग डंगलस। तो अंग्रेजों के एक वहां के मुजफ्फरपुर के एक मजिस्ट्रेट साहब थे, तो प्रफुल्ला चाकरी और खुदीराम बोस ने क्या कर दिया, ये भाई साहब अपनी पालकी से अपनी बग्गी से बैठ के कहीं जा रहे थे और इन्होंने इनके ऊपर क्या कर दिया, बम फेंक दिया, ठीक है ना। हालांकि बम तो फेंक दिया जिसमें किंग डंगलस तो बच गए, लेकिन दो अंग्रेज महिलाएं क्या हुई भाई साहब, मारी गई, ठीक है ना। तो दो अंग्रेज महिलाएं इस कांड में मारी गई 1908 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने, ठीक है, इस कांड में क्या हुआ, दो अंग्रेज महिलाएं मारी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा भाई क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों ने क्या किया कि 1909 में, इसके बाद अंग्रेजों ने 1909 में एक एक्ट पास किया, ठीक है ना, 1909 में, जिसे कहते हैं आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 में एक एक्ट पास किया अंग्रेजों ने जिसे आप कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, हिंदी में कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। ये एक्ट पास किया अंग्रेजों ने। अब इसके तहत अंग्रेजों ने किया क्या हिंदुस्तान में, तो इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया भैया, अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया चीज की शुरुआत की। अंग्रेजों ने इस एक्ट के तहत क्या करा, इलेक्शंस में बायनॉमिनल जो उस समय सभाएं थी, सभाओं के इलेक्शन में मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, क्या कर दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, जिससे सारे हिंदू क्या हो जाए, नाराज हो गए और मुस्लिमों से लड़ने लगे, ठीक है ना। मुस्लिमों को क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया। और स्टार्टिंग से अंग्रेज मुस्लिम्स को ही पकड़ करके बैठे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पहले भी मुस्लिमों के लीडर को बुलाया, ठीक है ना, जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और यहाँ पर भी उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, जो बाय नॉमिनल इलेक्शन होते थे भारत में उस समय, ठीक है ना। तो मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जिससे हिंदू नाराज होने ही थे, और उनका बंगाल का विभाजन बड़े अच्छे से काम करना था। बंगाल के विभाजन किसी भी तरह रुक ना पाए, इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हालांकि स्वदेशी आंदोलन भी अपना काम चला रखा था, ठीक है ना, लाल बाल और पाल ने मिलकर के स्वदेशी मूवमेंट को भी बहुत अच्छे से क्या कर रखा था, चला रखा था 1909 में, ठीक है। अब इसके बाद हुआ ये कि 1911 में, देखिए आप जानते हैं कि रानी विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना, रानी विक्टोरिया की तो मृत्यु हो चुकी थी। अब रानी विक्टोरिया के बाद जो राजा बना वो कौन बना, वो उनका बेटा किंग जॉर्ज फाइव बना। कौन बना, रानी का बेटा किंग जॉर्ज फाइव राजा बना, ठीक है ना। किंग जॉर्ज फाइव जो है वो क्या बना, वो राजा बना इंग्लैंड का। लेकिन किंग जॉर्ज फाइव ने भैया एक बात कही कि मैं अपना राज तिलक जो है वो कहाँ कराऊंगा, वो मैं इंग्लैंड में नहीं कराऊंगा, लंदन में नहीं कराऊंगा, वो मैं हिंदुस्तान जाकर के कराऊंगा। तो 1911 में किंग जॉर्ज फाइव भारत आए, ठीक है ना। 1911 में याद रखिएगा किंग जॉर्ज फाइव साहब जो थे वो क्या हुए, वो भारत आए, ठीक है ना, वो भारत आए, किंग जॉर्ज फाइव। तो किंग जॉर्ज पंचम जो है वो भारत में पहुंचे 1911 में। अब यहाँ पे आकर के इन्होंने देखा कि बंगाल को लेकर के बहुत मारकाट मची हुई है। तो उस समय के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड हार्डिंगे साहब थे, और इन्होंने फाइनली लॉर्ड हार्डिंगे साहब को ऑर्डर दिया कि भैया तत्कालीन क्या करो, बंगाल के विभाजन को रद्द करो। तो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के कहने पर लॉर्ड हार्डिंगे ने क्या किया, बंगाल का विभाजन रद्द कर, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने रद्द कर दिया, ठीक है ना। उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंगे, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है ना, रद्द कर दिया गया, ठीक है ना, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में, किसके कहने पर, किंग जॉर्ज फाइव के कहने पर।
अब अंग्रेजों की भाई साहब बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। अंग्रेजों ने कहा यार पहले तो विभाजन किया गया, उसके बाद विभाजन को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब अंग्रेजों ने कहा यार कलकत्ता में रहना ठीक नहीं है, और अंग्रेजों ने कहा अब यहाँ पे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, यहाँ से निकलने में ही फायदा है। तो 1911 में क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द किया और अंग्रेजों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, तो इसी के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि राजधानी जो थी वो भारत की जो राजधानी थी 1911 तक कलकत्ता, तो कलकत्ता से राजधानी को क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। कहां पे? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदल दी। क्यों बदली भाई, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अंग्रेजों की बहुत बेइज्जती हो चुकी थी कलकत्ता में, और उन्होंने कहा भैया कलकत्ता में रहना अब ठीक नहीं है, ठीक है ना, कलकत्ता में रहना अब ठीक नहीं है, और उन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी बदल दी। इसके बाद भैया क्या हुआ कि दिल्ली राजधानी शिफ्ट की गई, इसके लिए लगभग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क 5 से 6 महीने का लग गया, और फाइनली होते होते राजधानी शिफ्ट होते होते 1912 पे बात आ गई, ठीक है ना। अब 1912 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई, क्या हुआ, दिल्ली षड्यंत्र, याद रखिएगा क्या हुआ, दिल्ली षड्यंत्र हुआ। भाई आपको 2 षड्यंत्र जरूर याद रखने हैं, एक तो दिल्ली षड्यंत्र और एक आपको याद रखना है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र 1928 में, ठीक है ना। तो दिल्ली षड्यंत्र में हुआ ये कि जो हमारे लॉर्ड हार्डिंगे साहब थे भैया, वो अपनी गाड़ी में बैठ करके, अपनी ओपन कार में बैठ करके दिल्ली की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसे हाथ हिलाते हैं, हेलो हेलो करते हैं सबको दूर दूर तक। तो ऐसे ही उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंगे साहब की अपनी दिल्ली में चांदनी चौक के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी, और वहां पर दिल्ली की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे हाथ जोड़ करके, और उनको हेलो हेलो कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भाई, जिनका नाम था रास बिहारी बोस, याद रखेगा। तो रास बिहारी बोस ने, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंगे के कार पर क्या कर दिया, बम फेंक दिया, ठीक है ना। तो लॉर्ड हार्डिंगे की कार पर बम फेंक दिया, ठीक है ना, बम फेंक दिया, ठीक है भाई साहब। हालांकि इसमें लॉर्ड हार्डिंगे को कुछ नहीं हुआ, लॉर्ड हार्डिंगे बच गए, ठीक है ना। लेकिन फेमसली इस केस को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, या फिर हिंदी में दिल्ली षड्यंत्र के नाम से आपको जानते हैं, जो कि 1912, ठीक है ना। तो फेमसली इस बम फेंकने की घटना को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद याद रखिएगा कि आपकी 1915 में होम रूल मूवमेंट चलाया गया, होम रूल मूवमेंट। इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि 1915 में क्या किया गया, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई 1915 में, होम रूल मूवमेंट आंदोलन शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया ये आंदोलन, देखो ये 2 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। एक तो किया गया था ये आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, और एक किया गया था बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा। एक तो एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा। देखो ऐसा याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल आंदोलन सिर्फ बॉम्बे में किया था, और अगर पूरे भारत की बात हो जाए ना, बॉम्बे को छोड़ करके, तो पूरे भारत में जो किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। हालांकि बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा वीक थी एज कंपेरिजन टू एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट की जो होम रूल आंदोलन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और रेस्ट ऑफ इंडिया बचे भारत में एनी बेसेंट ने ही होम रूल आंदोलन जो है वो चलाया था, ठीक है ना। अब इसी बीच क्या हुआ भैया, 9 जनवरी 1915 को, इसी बीच 9 जनवरी 1915 को हमारे गांधी जी भाई साहब साउथ अफ्रीका से भारत में, 9 जनवरी 1915 को इसी बीच हमारे महात्मा गांधी जी जो है वो भैया दक्षिण अफ्रीका से, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को सारे पटेल भाइयों के साथ, गुजराती पटेल भाइयों के साथ मिलकर के दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 2 व्यक्ति थे, एक तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और एक अंग्रेज थे जिनका नाम था
चार्ल्स फ्रीवर एंड्रयूज, इन दोनों के कहने पर गांधी जी जो थे वो भारत आए थे, ठीक है ना, 9 जनवरी 1915। अब गांधी जी जब भारत में आए तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले साहब से बात करी और कहा कि भैया मैं कैसे करूं, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ूं। तो उन्होंने कहा पहले तो आप भारत में भैया एक चक्कर लगा लीजिए और पूरा भारत घूम लीजिए और देखिए कि भारत में अंग्रेज किस तरह से क्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और किस तरह से काम चल रहा है अंग्रेजों का, ठीक है ना। तो इतना उन्होंने कहा। उसके बाद हमारे गांधी जी भैया भारत के भ्रमण पे चल गए, तो कुछ हिस्सा उन्होंने भैया ट्रेन से तय किया, ठीक है ना, कुछ हिस्सा उन्होंने बैलगाड़ी से तय किया, कुछ हिस्सा बस से तय किया। तो लगभग 1 साल तक वो भ्रमण करते रहे। तो फाइनली 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की नींव रखी, 1916 में, ठीक है ना। गांधी जी ने फाइनली अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की नींव रखी, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की नींव रखी, ठीक है ना। तो आंदोलन करने के लिए गांधी जी को एक जगह की भी जरूरत थी, तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी 1916 में गुजरात में, ठीक है ना। अब गांधी जी ने भैया क्या किया, अपना भैया आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में गांधी जी ने चलाया अपना भैया चंपारण सत्याग्रह। भाई इसको ऊपर से हटा देते हैं। अब गांधी जी आ गए भाई साहब भारत में और गांधी जी ने तो अंग्रेजों के खिलाफ ताबड़तोड़ लड़ाई छेड़ दी, समझ रहे हैं बात को। तो 1917 में गांधी जी ने चलाया अपना चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आप जानते हैं बिहार में एक जिला है चंपारण, और वहीं पर यह सत्याग्रह चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। किस चीज के खिलाफ था, देखिए अंग्रेजों का एक सिस्टम होता था, ये याद रखिएगा, नील की खेती के खिलाफ था। किस चीज के खिलाफ था, नील की खेती के खिलाफ। देखो अंग्रेजों का एक सिस्टम था जिसे कहते हैं 3 कठिया सिस्टम, जिसे क्या कहा जाता था, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली के तहत अंग्रेज क्या करते थे, किसी भी किसान के पास मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है, किसी भी किसान के पास ये जमीन का टुकड़ा है, इसे बराबर 20 भागों में क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था, जिसमें से 3 भाग पर क्या किया जाता था, नील की खेती की जाती थी। क्या किया जाता था, जिसमें 1, 2 और 3, 3 भाग पर नील की खेती की जाती थी। अब नील की खेती करने से होता यह था, एक तो जमीन हो जाती थी बंजर, उस पर अगले 2-3 साल कुछ नहीं उग सकता था, ठीक है। और अंग्रेज किसानों से नील को कौड़ियों के भाव में खरीदते थे और इंटरनेशनल मार्केट में हैवी प्राइसेस पर बेचते थे, और किसान बेचारा बहुत ज्यादा परेशान था। तो नील की खेती के खिलाफ 3 कठिया प्रणाली के तहत हमारे खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद गांधी जी ने भाई साहब 1918 में गांधी जी ने या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है ना, 1918 में ही गांधी जी ने किया था खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देखिए ये स्ट्राइक क्यों हुई थी, ये हड़ताल क्यों हुई थी, बताते हैं आपको। खेड़ा सत्याग्रह क्या था ये भी बताते हैं। खेड़ा दरअसल क्या था, गुजरात में ही एक जिला है खेड़ा जिला, वहां पर हुआ ये था कि वहां पर बाढ़ आ गई थी। क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ की वजह से सभी किसानों की क्या हो गया था, फसल बर्बाद हो गई थी। अब किसान बेचारे ये कह रहे थे अंग्रेजों को कि हमारा इस साल का कर छोड़ दीजिए, हम कहां से देंगे, हमारी फसल ही खराब होगी, तो हम कर नहीं दे सकते। और अंग्रेज इस चीज के लिए भाई साहब मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि हम आपका कैसे छोड़ दें, ठीक है ना। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के तहत जो है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, तो लैंड टैक्स को छुड़वाया। तो याद रखिएगा किस चीज से संबंधित था, ये भूमि कर से। तो खेड़ा सत्याग्रह भूमि कर से छुड़वाया था, और हालांकि गांधी जी ने इसे 35% से घटवा करके अंग्रेजों के खिलाफ पूरी ताकत लगा करके अपना आमरण अनशन पे बैठ करके भूख हड़ताल करके भाई साहब क्या किया था, गांधी जी ने इस सत्याग्रह में 15% तक लिया, 35% से 20% भूमि कर को छुड़वाया था। तो भूमि कर के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हुआ क्या था, देखो अंग्रेजों ने अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में क्या कर रखा था, बहुत सारी मिलें लगा रखी थी, फैक्ट्रियां लगा रखी थी। और फैक्ट्रियों में हुआ यह था कि प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी, जो कि चूहों के काटने से फैलती है इंसान को। तो प्लेग नाम की बीमारी से उस समय हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा भारत के अच्छे नहीं थे,
और प्लेग बीमारी से बहुत सारे मजदूरों की मौत हो गई थी। तो गांधी जी ने कहा भैया जितने मजदूरों की मौत हुई है तो उनकी फैमिलीज को कम से कम आप क्या कीजिए, मुआवजा दीजिए। तो ये प्लेग बोनस की डिमांड के लिए याद रखिएगा। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी प्लेग बोनस की डिमांड के लिए, प्लेग बोनस के लिए, ठीक है, प्लेग बोनस। तो नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल प्लेग बोनस के खिलाफ की गई थी, और भूमि कर के खिलाफ किया गया था खेड़ा सत्याग्रह। अब भैया अंग्रेजों ने कहा, अब आपको बात को समझना पड़ेगा आगे भाई, अब अंग्रेजों ने कहा यार अभी तक तो हम लाल बाल और बाल से उड़ रहे लड़ रहे थे, और ये गांधी नाम की चिड़िया कहां से आ गई मार्केट में। और भाई लाल बाल बाल जैसे लोग तो भैया लड़ने वाले लोग थे, उन्हें तो हम अगर वो लड़ते हिंसा करते तो 2 मिनट में पकड़ के जेल में भी डाल देते। हालांकि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाला ही गया था, क्योंकि उन्होंने केसरी पत्रिका में प्रफुल्ला चाकरी और आपके खुदीराम बोस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख दी थी, ठीक है ना। तो केसरी पत्रिका में उन्हें आतंकवादी घोषित करके भाई साहब जेल में डाल भी दिया गया था। उन्होंने कहा यार इसे तो, लेकिन ये गांधी नाम का बंदा ये तो अहिंसा से काम ले रहा है, और इसी अहिंसा के दम पे आप जानते हैं हमारे किसान भी जीत के दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने हमारे तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, ठीक है ना। तो अहिंसा जैसे हमारे किसानों ने आंदोलन छेड़ा रखा 1 साल तक, वैसे ही गांधी जी भी अहिंसा से काम करते थे, और अंग्रेजों को झुकना पड़ा 3-3 में। तो अंग्रेजों को लगा यार ये गांधी नाम की चिड़िया कहां से आ गई, अभी तक तो हम लाल बाल और पाल से लड़ रहे थे, इस गांधी का तो कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भाई साहब एक बहुत खतरनाक चाल चली, और अंग्रेजों ने ये किया कि 1919 में भाई साहब, 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया, ठीक है ना। 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून पास किया गया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। अब आप कहेंगे सर ये रॉलेट एक्ट क्या है? देखो रॉलेट एक्ट ये एक्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करता पकड़ा गया, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करता पकड़ा गया, तो भाई साहब उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, या शक के बिना पर भी किसी को पकड़ा गया ना तो उसे 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब उसपे जो प्रोसीजर है ना, कोर्ट का प्रोसीजर, वो भी 2 साल के बाद शुरू होगा। तो गांधी जी ने कहा भैया ये रॉलेट एक्ट जो है ये क्या है, ये एक काला कानून है। जैसे हमारे किसानों ने कृषि कानूनों को बताया काला कानून, तो ऐसे गांधी जी ने इसे कहा ये क्या है, ये एक काला कानून है। क्या है, काला कानून। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज तो थोड़ा ब्रीफ में डिटेल में नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल। तो रॉलेट एक्ट काला कानून था, ठीक है। इसके तहत कौन कौन जेल में गया था इस चीज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, और भाई साहब इसी काले कानून का विरोध करने के लिए लोग पहुंच गए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को लोग पहुंच गए भैया अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग। और भाई साहब इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और हुआ ये कि अंग्रेजों का एक जनरल हुआ करता था जिसका नाम था जनरल ओ डायर, और जनरल ओ डायर ने भाई साहब क्या कर दिया, गोलियां चलवा दी भाई साहब, अंधाधुंध गेट्स को क्लोज करवा दिया, गेट्स को बंद कर दिया गया, और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई जनरल ओडायर ने। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में याद रखेगा 1579 लोग भाई साहब मारे गए। हालांकि सरकारी डेटा कहता है कितने लोग मारे गए, तो सरकारी डेटा कहता है कि ओनली, सरकारी डेटा के हिसाब से 371 लोग ही मारे गए थे। कितने, 371 लोग। लेकिन वास्तविकता, सॉरी 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 डेटा गलत हो गया, 1581 लोग मारे गए थे, और सरकारी डेटा के हिसाब से 370 है, ठीक है ना। हालांकि रियलिटी में इसमें 1581 लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी डेटा हमारा कहता है आज की डेट में कि 379 लोग इसमें मारे गए थे इस हत्याकांड में। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा रहेगा तब आपको 379 ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी डेटा है। लेकिन वास्तविकता में 1581 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। अब गांधी जी ने कहा भैया अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई बात नहीं भैया, तो हम भी कुछ और करेंगे। अगर तुम इस तरह से डील करोगे, हत्याकांड हत्याएं करोगे बेचारों की, लोगों की, हमारे सिटीजन्स की हत्याएं करोगे तो कोई बात नहीं। अब गांधी जी ने क्या किया भैया, 1920 में, 1920 में गांधी जी ने जनवरी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, और इस असहयोग आंदोलन था क्या, ये
देखो, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों का बना सामान नहीं खरीदेगा, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के बने स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, अंग्रेजों का बना सामान नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब अंग्रेजों का काम धंधा ही नहीं चलेगा भारत में, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जब उनका प्रॉफिट नहीं होगा, घाटा होना शुरू होगा, ठीक है ना, लाभ की जगह हानि होनी शुरू होगी, तो वो अपने आप ही भारत से चले जाएंगे। वो क्या करेंगे उनके। और उस समय लोग गांधी जी की बात को बहुत अच्छा मानते थे, गांधी जी को भी बहुत अच्छा मानते थे, और लोगों ने गांधी जी की बात मानी, और असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा काम कर रहा था। और हालांकि अगर असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ना लेते, तो शायद देश को आजादी ना बहुत साल पहले ही मिल गई होती। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो, ठीक है ना। तो 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया गया भैया। मतलब अंग्रेजों का सहयोग मत करो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या था, अंग्रेजों का सहयोग मत करो, बस अंग्रेजों की इकोनॉमी बर्बाद करो और भगाओ उन्हें यहाँ से, ठीक है ना, भगाओ उन्हें यहाँ से। अब ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, अंग्रेजों को लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अब अंग्रेज जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे ना किसी को कि आप हमारा ही बना सामान खरीदो। और गांधी जी ने कहा खादी प्रमोट करो, चरखा चलाना शुरू कर दिया गांधी जी ने, और कहा भैया सब लोग खादी पहनेंगे अब से, ठीक है ना। चलो भाई, यहां तक बात होगी, आगे अब समझते हैं। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा जैसे अंग्रेजों का नुकसान होना शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने कहा यार ये तो कुछ करना पड़ेगा हमें। तो 1921 में 1921 में अंग्रेजों ने, याद रखिएगा, हंटर आयोग को बुलाया। किसको बुलाया? हंटर आयोग। भाई एक तो 1882 में हंटर समिति आई थी, हंटर कमेटी, जो भारत में शिक्षा के सुधार के लिए आई थी। कहीं आप लोग कहें सर हमने तो पढ़ा था हंटर आयोग जो था वो शिक्षा के सुधार के लिए था, वो हंटर समिति थी, हंटर कमेटी। ये हंटर आयोग है, वो 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के समय पे, ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो हंटर आयोग का गठन किया था, और इसमें जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए जनरल डायर को रिस्पॉन्सिबल माना गया अंग्रेजों ने। और क्या करा, जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है भाई। जो अंग्रेजों का जनरल था ना, जनरल डायर, तो जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस आयोग ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करके उसे वापस लंदन भेज दिया गया। हालांकि सस्पेंड करने के साथ साथ उसे बचा भी लिया गया, लंदन भेज दिया ना वापस, कि जाओ भैया वापस जाओ, ठीक है ना, बचा भी लिया उसे, सस्पेंड ही नहीं किया, सस्पेंड करके लंदन भेज दिया, बचा भी लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब गांधी जी ने कहा भैया तुम हंटर आयोग बुलाओ, तुम चाहे जनरल डायर को सस्पेंड करो, चाहे गोली मारो, अब हमारा आंदोलन तो चलता रहेगा। और उस समय गांधी जी के साथ भगत सिंह, छोटा सा बच्चा था उस समय, तो लगभग 12-13 साल के भगत सिंह साहब थे उस समय, तो भगत सिंह साहब भी लग गए, चंद्रशेखर आजाद साहब भी लग गए, और बहुत बड़े बड़े हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो गांधी जी के साथ लग गए भाई साहब, यहाँ पे हंटर आयोग में, ठीक है, हंटर आयोग में सभी लोग लग गए। अब हुआ ये, बस गांधी जी ने लोगों को कहा था कि मैं देश को 4-5 साल में आजाद करा लूंगा, बस एक विनती करी थी कि भैया आप जो है ना, आप क्या नहीं करेंगे, आप लोग हिंसा नहीं करेंगे, बस एक उन्होंने चीज मांगी थी गांधी जी ने, कि मैं देश को 4-5 साल में आजाद करा लूंगा। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। तो दिन था 4 फरवरी 1922, ठीक है ना। हालांकि ये डेट किसी किसी किताब में 5 फरवरी भी दी गई है, ठीक है ना, लेकिन जो बेस है हमारा एनसीईआरटी उसमें तो 4 फरवरी, हालांकि कहीं कहीं जगह 5 फरवरी का दिन भी है, ठीक है ना। तो 4 फरवरी 1922 को याद रखिएगा, चौरी चौरा की घटना हुई थी। क्या हुआ? चौरी चौरा की घटना। अब इस घटना में हुआ क्या, दरअसल चौरी चौरा जो है वो एक जगह है आपका कानपुर लखनऊ के बीच में, कानपुर लखनऊ के बीच में एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, चौरी चौरा। वहां पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, शांति पूर्वक जो है अपना एक जुलूस निकाल रहे थे सड़क पे जाकर के, और वो कुछ थोड़ा बहुत शोर सा कर रहे थे, जैसे कि जुलूस जब निकलता है, यात्राएं निकलती हैं, रथ यात्राएं निकलती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत शोर तो होता है। तो पुलिस वालों ने क्या कर दिया, उस शोर को चुप कराने के लिए वहां पर कुछ लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। कुछ 5-7 पुलिस वाले थे चौरा चौरी पुलिस स्टेशन के, उसमें कुछ 2-3 अंग्रेज भी थे, और उन्होंने कहा भैया हल्ला मत करो। उन्होंने कहा भैया हमारी तो यात्रा निकल रही है, हम हल्ला तो थोड़ा बहुत करेंगे ही भैया। तो इस बात को लेकर के विवाद हुआ पुलिस वालों के बीच में और वहां पे लोग जो थे उनके बीच में, और फाइनली जो थे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लेकिन भाई साहब लोग बहुत सारे थे और पुलिस वाले मात्रा में बहुत कम थे, सभी लोग पुलिस वालों को मारते मारते चौरा चौरी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए, और भाई साहब अंदर घुस करके 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला, ठीक है ना। तो
इंसिडेंट में, इस घटना में 22 पुलिस कर्मियों को चौरा चौरी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के जिंदा जला दिया गया। अगले दिन भाई साहब गांधी जी ने क्या किया 1922 में, अगले दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने क्या कर लिया भैया, वापस ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, अब गांधी जी ने ये कहा कि मैंने आंदोलन वापस ले लिया, तो लोगों ने कहा भैया गांधी जी के तो बस की नहीं है, हमें आजादी दिलानी, लगता है हमें अपनी आजादी खुद ही लेनी पड़ी। ठीक है ना, तो गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, लोगों ने किया गांधी जी के बस का तो है नहीं हमें आजादी दिलाना, हम अपनी आजादी खुद ही ले लेंगे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने भैया शुरुआत करी 1922 में बनाई एक पार्टी जिसका नाम था स्वराज। अब एक और पार्टी का गठन हुआ, उन्होंने कहा ना कांग्रेस में दम है और ना ही गांधी जी में दम है हमें आजादी दिला पाए। स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जो कि किसने किया, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, सीआर दास। तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और चितरंजन दास साहब ने स्वराज पार्टी बनाई। 1924 में याद रखिएगा एक और पार्टी बनी गई जिसके कहा गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या कहा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, जिसकी स्थापना करी थी SN सान्याल साहब ने। एक व्यक्ति थे SN सान्याल साहब, इन्होंने इस पार्टी का क्या किया था 1924 में स्थापना करी थी। ठीक है, जिसे 1928 में जिसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, HSRA कर दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, वो पढ़ते हैं अभी 5 मिनट में, मैं जरा इंक रिफिल कर लेता हूँ भाई। ठीक है, मार करके ओ, ये तो क्या हो गया, ये तो इनकी खत्म हो गई, चलो खत्म हो गई। चलो भाई, ठीक है, तो 1924 में HRA का गठन हुआ। अब हमारे HRA में SN सान्याल के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद साहब भी HRA के मेंबर थे, कमांडर इन चीफ थे, सेनापति थे। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाकुल्ला खान थे, ये सभी लोग HRA में शामिल। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा तो था, लेकिन किस चीज की कमी थी, पैसों की कमी थी। इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, और पैसे किसके पास थे, पैसे कांग्रेस पार्टी के पास थे, गांधी जी के पास थे, नेहरू जी के पास थे, क्योंकि सभी राज परिवार के बंदे थे, गांधी जी नेहरू जी इनके पास राज परिवार के बंदे थे, तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर हमारे क्रांतिकारियों ने भाई साहब प्लान बनाया। भाई साहब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 35 रुपए पे कमरा किराए पे लिया गया उस समय। ठीक है ना, 35 रुपए के एक कमरा किराए पे लिया गया, और उसमें बैठ करके क्या किया गया, एक प्लानिंग की गई और कहा गया कि ट्रेन को लूटा जाएगा। तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी क्या हुई, काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो काकोरी ट्रेन कांड हुआ। ठीक है ना, काकोरी ट्रेन कांड। ठीक है ना, हालांकि इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है ना, तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कोई पेपर देखते हैं ना, तब आपको काकोरी ट्रेन कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया हमारे योगी आदित्यनाथ साहब ने, वहां के मुख्यमंत्री साहब ने। तो वो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, अभी भारत सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमें तो नहीं पढ़ना। ठीक है, और हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। तो काकोरी ट्रेन कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। एक ट्रेन थी जिसमें अंग्रेजों के वर्कर्स का, एम्प्लॉइज का पैसा जाता था। ठीक है ना, तो वो ट्रेन सहारनपुर से कानपुर की तरफ जा रही थी। तो कानपुर सहारनपुर के बीच में एक स्थान था काकोरी, तो वहां पे ट्रेन डिसाइड की गई। ट्रेन को भैया पहले तो पटरी को तोड़ करके ट्रेन को प्लंडर्ड किया गया, खराब किया गया, और उसके बाद वहां पर गोली यहाँ चलाई गई, और फाइनली काकोरी ट्रेन कांड के तहत जो है धन लुटा गया खूब सारा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा लखनऊ के निकट ये काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, और इसमें 4 लोग शामिल थे। कौन कौन थे भैया, सबसे पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे। ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद साहब थे। ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा अशफाकुल्ला खान साहब थे, और थे आपके रोशन सिंह। ठीक है ना, और कौन थे, रोशन सिंह।
इन 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, ठीक है ना। हालांकि और उस समय मैं आपको बता दूं लगभग जो है वो 3.25 लाख रुपए की चोरी की गई थी उस समय पे। और उस समय के 3.25 लाख रुपए आज के करोड़ों रुपए मान लीजिए, ठीक है ना। हालांकि अंग्रेजों ने ज्यादा दिन समय नहीं लगाया इन्हें पकड़ने में, और अंग्रेजों ने मात्र 7 दिन के अंदर अंदर ही, मात्र 7 दिन के अंदर अंदर ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह को पकड़ भी लिया, और 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें फांसी भी दे दी गई। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद साहब थे, ये भैया बहरूपिये थे, भेष बदलने में माहिर थे, और भैया ये वहां से क्या हुआ, भाग निकले। तो चंद्रशेखर आजाद साहब वहां से क्या निकले, भाग निकले। और चंद्रशेखर साहब आजाद साहब अब अंडरग्राउंड हो गए अंग्रेजों से बचने के लिए। अब 1927 में, अब 1927 में भारत में एक कमीशन आया, एक आयोग आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। अब 1927 में एक आयोग आया जिसका नाम था साइमन आयोग। साइमन आयोग भारत आया 1927 में, ये इंग्लैंड से चला और 28 में भारत में पहुंचा था ये, ठीक है ना। कहां पहुंचा था ये, लाहौर पहुंचा था, लाहौर में, ठीक है ना। लाहौर भी उस समय भारत का ही भाग था। तो लाहौर में रेलवे स्टेशन पर पहुंचा साइमन कमीशन का जो हेड था वो साइमन ही था, उसका नाम भी साइमन ही था, उसी के नाम पे कमीशन था। अब ये कमीशन करने क्या आ रहा था, ये भारत में दरअसल संसदीय लोकतंत्र को बढ़ाने आ रहा था। संसद का लोकतंत्र, संसद का तंत्र बढ़ाने के लिए आ रहा था। अब इसमें दिक्कत ये थी, इसमें दिक्कत ये थी कि उस संसद में एक भी भारतीय जो था उसका सदस्य नहीं था। तो भैया हमारे ड्यूटी लगाई गई कि साइमन कमीशन का विरोध करो। क्या करो, साइमन कमीशन का विरोध करो। तो भैया ऐसा है, साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व का जिम्मा उठाया हमारे लाला लाजपत राय साहब। किसने उठाया, लाला लाजपत राय साहब ने। और लाला लाजपत राय का सहयोग करने के लिए भैया भगत सिंह भी आ गए, लाहौर पहुंच गए। कौन, भगत सिंह साहब भी। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो हमारे चीफ थे, उन्होंने कहा मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं तो ऑलरेडी काकोरी ट्रेन के तहत, कांड के तहत जो है वो क्या हूं, अंडरग्राउंड हूं, इसलिए तुम जाओ और लाला लाजपत राय का साथ दो। और जैसे ही वहां पर साइमन कमीशन ने लैंड किया, वैसे ही साथ के साथ सभी हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने, जिसमें लाला लाजपत राय साहब और हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, बहुत जोर के नारेबाजी शुरू कर दी। और जैसे ही वहां के, अब लाहौर के एक व्यक्ति थे जो लाहौर के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, जिनका नाम था स्कॉट। अब स्कॉट जो था वो लाहौर पुलिस कमिश्नर था, और इसने क्या कर दिया, वहां पर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। और इस लाठी चार्ज के आदेश में हुआ ये कि लाला लाजपत राय साहब के सर पर आकर के बहुत जोर से लाठी बजी, और वो वहीं पर घायल हो गए। और जैसे ही उन्हें अस्पताल लेके जाया गया, वैसे ही डॉक्टर ने उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया अस्पताल में। अब भाई साहब, अब हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और उन्होंने कहा भैया लाला लाजपत राय साहब की मौत का बदला तो हमें लेना ही पड़ेगा। और फाइनली ड्यूटी लगाई गई कि भैया स्कॉट की हत्या करेंगे, स्कॉट की हत्या। तो 1928 में, याद रखिएगा, अब क्या हुआ, 1928 में लाहौर षड्यंत्र हुआ। अब क्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र। और फाइनली याद रखिएगा, भगत सिंह, ठीक है ना, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर भाई साहब क्या हुआ, हालांकि गोली जो है वो चलाई थी भगत सिंह ने, हालांकि इस पूरे कांड में राजगुरु सुखदेव भी शामिल थे, ठीक है ना। तो इन तीनों ने मिलकर के भाई साहब स्कॉट के लिए प्लानिंग बिछाई कि स्कॉट को मारेंगे आज। लेकिन स्कॉट की किस्मत अच्छी थी कि स्कॉट था उस दिन छुट्टी पर, उस दिन स्कॉट था छुट्टी पर, जिस दिन ये प्लानिंग से आए थे पूरी बदला लेने की। स्कॉट की उस दिन भैया मौत नहीं आई थी और स्कॉट था छुट्टी पर। अब क्रांतिकारी तो सोच के आए थे कि आज बदला लेकर के ही जाएंगे। तो कोई बात नहीं भाई, क्रांतिकारी तो बदला लेने आए थे, उन्होंने कहा स्कॉट ना सही तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आया हुआ था जिसका नाम था जेपी साउंडर। जेपी साउंडर आया हुआ था भैया उस दिन। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा स्कॉट ना सही कोई बात नहीं, हमें तो बदला लेना है, जेपी साउंडर ही सही। तो इन्होंने भाई साहब जेपी साउंडर की हत्या कर दी लाहौर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने, ठीक है ना, इन तीनों ने। और इसी कांड को फेमसली लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो स्कॉट को छोड़ो उन्होंने कहा, लेकिन बदला तो लेकर के ही जाएंगे लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु का। और फाइनली बदला ले भी लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इन तीनों लोगों, अंडरग्राउंड हो गए मारने के बाद, इन तीनों लोगों की खोज के लिए अंग्रेजों ने ना 300 लोगों को मार दिया। अब गांधी जी का कहना यही था, गांधी जी यही कहते थे कि अगर तुम एक को मारोगे ना अंग्रेजों के, तो तुम वो तुम्हारे 500 को मारे, ठीक है ना। उसकी खोज के लिए उसके माँ बाप को बिठा लेंगे, मार देंगे अगर नहीं बताएंगे कहाँ है आपका बेटा। तो उन्हें तो पता था इस बात का, इसलिए गांधी जी हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है ना। और हमारे गांधी जी का भी कहना यही था कि भगत सिंह ने एक साउंडर की नहीं, उन 300 लोगों की भी हत्या करी है जिनकी अंग्रेजों ने हत्या की है भगत सिंह को खोजने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं भाई। तो इसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, अब एक चीज हो गई, अब हर न्यूज़पेपर ने, न्यूज चैनल ने भगत सिंह को क्या कर दिया, भगत सिंह क्योंकि मेन लीडर था इस हत्याकांड का, लाहौर षड्यंत्र में मेन सस्पेक्ट था, तो भगत सिंह को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया, आतंकवादी कहना शुरू कर दिया भगत सिंह को। लेकिन भगत सिंह ने कहा मैं तो एक क्या हूं, मैं तो भैया आतंकवादी नहीं हूं, मैं तो क्रांतिकारी हूं और देश की आजादी के लिए लड़ रहा हूं। तो हमारे भगत सिंह ने कहा यार कि ऐसा है, अगर जेपी साउंडर केस के तहत हम लोग जेल गए, फिर तो ना तो सुनवाई ना कुछ, सीधे सीधे फांसी की सजा हो जाएगी, और ये भगत सिंह को मंजूर नहीं था। तो भगत सिंह ने प्लान बनाया, हमें कुछ और चीज के तहत जो है ना जाना पड़ेगा। जब 6 महीने बीत गए, उसके बाद इन्होंने, साल बीत गया, तो उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब ने मना किया कि भगत सिंह आप नहीं जाओगे, चाहे कोई भी प्लान बनाओ। क्यों, अंग्रेजों को अरेस्ट करवाना था, क्योंकि भगत चंद्रशेखर आजाद साहब ने कहा कि अभी भी साउंडर मर्डर केस की फाइल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है ना। लेकिन फाइनली भगत सिंह ने कहा भैया अंग्रेजों को जवाब देना पड़ेगा और कोर्ट में देंगे हम जवाब, ठीक है ना। तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना भगत सिंह ने 1929 को, अप्रैल 1929 में दिल्ली सभा, जो अंग्रेजों की सभा लगती थी ना, जैसे हमारी संसद होती है वैसे अंग्रेजों की सभा लगती थी, तो उन्होंने दिल्ली सभा में क्या कर दिया, बॉम्ब फेंक दिया। हालांकि सिर्फ धुएं के बॉम्ब थे, उसमें कुछ भी एक्सप्लोजिव, कुछ भी विस्फोटक पदार्थ नहीं, धुएं के बम थे, और जहां लोग नहीं थे वहां फेंके, किसी को कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और वहां से भगत सिंह साहब भागे, वहां से नारे दिए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो नारे दिए, और फाइनली क्या हुआ, और फाइनली अपने आप को सौंप दिया, अरेस्ट करवा दिया, वहां से भागे नहीं, ठीक है ना। और अब इस केस के तहत, दिल्ली सभा में बम फेंकने के केस के तहत उनकी सुनवाई शुरू हुई, कहां पे, कोर्ट में। क्योंकि अभी तक कोई सरकार के पास, अंग्रेजी हुकूमत के पास कोई भी गवाह नहीं था जो ये साबित कर सके कि ये भगत सिंह ने किया था, ठीक है ना। तो भगत सिंह इस केस के तहत फाइनली कहां गए, जेल पे। और जेल में उन्होंने क्या किया, कोर्ट में जाना शुरू किया, न्यायालय में जाना शुरू करा, और वहां पे उन्होंने चिक चिक के अंग्रेजी हुकूमत की सारी पोल खोल दी, सारी पोल पट्टी खोल दी कि हम क्रांतिकारी हैं, और मतलब हर चीज उन्होंने एक्सपोज करा अंग्रेजों को अच्छे से। अब ऐसा हुआ कि अखबारों को भी भगत सिंह के विचारों को ना मजबूर होकर के छापना पड़ा, क्योंकि प्रेस इंडिपेंडेंट थी उस समय, ठीक है ना। तो अखबारों को भी छापना पड़ा, और ऐसा हुआ एक समय पर कि हमारे भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ऊंची हो गई। मतलब गांधी जी की पॉपुलैरिटी अगर यहाँ थी ना, तो भगत सिंह की भी यहाँ पहुंच गई थी। अगर भगत सिंह गांधी जी से ज्यादा नहीं थे ना, तो वो कम भी नहीं थे, गांधी जी के टक्कर की पॉपुलैरिटी पे आ गए थे हमारे कौन, भगत सिंह साहब, ठीक है ना। और गांधी जी तो अंग्रेजों के सामने भैया डोमिनियन स्टेटस की, आधे शासन की भीख मांग रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पॉलिटी के पहले लेक्चर में बताया था। और भगत सिंह भाई साहब कोर्ट में खड़ा होकर पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। और इससे ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे युवा लोग जो है वो भैया भगत सिंह की भाषा बोलने लगे थे कि क्या है डोमिनियन स्टेटस, क्यों ले डोमिनियन स्टेटस। भगत सिंह कह रहे भैया अंग्रेज हमारे घर से बाहर निकले तब हम उनसे बात करेंगे। गांधी जी कह रहे हम अंग्रेजी हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, और क्या, हम अंग्रेजी हुकूमत से बात करने के लिए तैयार है, और डोमिनियन स्टेटस हम लेकर के रहेंगे। और वहां हमारे जो भगत सिंह साहब है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज पे बात करेंगे, अंग्रेज बाहर जाए। अंग्रेज भगत सिंह को कह रहे हैं भैया तुम गरीब हो, पुअर हो। कह रहा हाँ हम गरीब हैं, इतने गरीब हैं तभी तो, कह रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे क्या करने आए थे, मतलब सारी पोल पट्टी खोल दी उनकी कि भारत में तो तुम व्यापारियों के भेष में आए थे ना और लुटेरे निकले। यहां तक कि भगत सिंह ने उन्हें कोर्ट में ये भी कह दिया कि तुम्हारी रानी तक जो अपने
क्राउन में हीरा जो रखी है ना, वो भारत से लूटा हुआ हीरा है, कोहिनूर हीरा, ठीक है ना। और अंग्रेजों की बहुत ज्यादा फजीहत हो चुकी थी कोर्ट में, समझ रहे हैं बात को। और कांग्रेस में भी बगावत उतरनी शुरू होगी, सब लोग भगत सिंह की भाषा। तो फाइनली इस मौके को खराब ना करते हुए 1929 का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। तो फाइनली वहां पर अब नेहरू साहब ने बात बताई कि पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ी रही है, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 के जवाहरलाल नेहरू ने भी पूर्ण स्वराज की मांग, जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या कर दिया, पूर्ण स्वराज की मांग उठा दी। हालांकि क्योंकि अब जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो आप कहते हैं नेहरू जी। किस वर्ष की थी, 1929 में। लेकिन असल में आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि भगत सिंह साहब इसके लिए चिल्ला रहे थे, बिल्कुल चिल्ला रहे थे, तो भगत सिंह का नाम क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि भगत सिंह भैया कोर्ट में थे, कस्टडी में थे, और कस्टडी में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कहीं ऑफिशियली तो वो मांग नहीं कर रहा ना। ऑफिशियली मांग करे तब बात है ना। कोई बंदा जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड है, कस्टडी में है पुलिस की, केस उसके ऊपर 4 लगे हुए हैं, साउंडर मर्डर केस का चार्ज भी उसके ऊपर है, तो ऐसे व्यक्ति की मांग को आप ऑफिशियली मांग नहीं कह सकते। तो फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कहां हुआ था ये अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में, फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली पूर्ण स्वराज की मांग रखी, ताकि हम नेहरू जो भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, उस पॉपुलैरिटी को बढ़ने ना हो, ठीक है ना, और पॉपुलैरिटी को यही रोक दे, ठीक है ना। चलिए आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते, ठीक है। सर मैंने स्वराज पार्टी का गठन, क्या बोल रहे हैं भैया आप लोग, एक मिनट जरा, मैं पढ़ाने में इतना बिजी था। सर मैंने स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में पढ़ा, तो सही कौन सी डेट है? बेटा 1922, या आप कहेंगे ना तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से ना मैं आपको एक वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन में 1922 ही दिया गया स्वराज पार्टी का गठन। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगा, ठीक है ना, स्वराज पार्टी का गठन जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है, मेरे पास फिलहाल तो यही डेटा है एनसीईआरटी से उठाया हुआ, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है ना। 11th में भी है, 9th में भी है, दोनों जगह है चैप्टर, दोनों एनसीईआरटी में देख लूंगा, हो सकता है किसी में अलग हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1929 जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग फाइनली हो गई 1929 में। चलिए इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है अभी, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। गांधी जी ने कहा यार अब हमें भी चुप थोड़ी बैठना पड़ेगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत करी। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे आप कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी गांधी जी ने। कब? 1930 में। और 1930 के इस मूवमेंट क्यों की गई? तो दरअसल ये की गई नमक के लिए। देखो नमक जो था ना, नमक, नमक बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी लोग जानते हैं, और अंग्रेज इस नमक पर टैक्स लिया करते थे। तो गांधी जी ने कहा नमक जैसी चीज पर, एसेंशियल चीज पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी ने 12 मार्च, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू करी, और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। तो 12 मार्च को शुरू की, कहां से? साबरमती से दांडी, साबरमती से दांडी गए। लगभग 400 किलोमीटर का, 400 प्लस किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल ही तय किया, 78 अनुयायियों के साथ, विद 78 डेलीगेट्स, अनुयायियों के साथ, ठीक है ना, साबरमती से दांडी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुई साबरमती से, और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने भैया नमक कानून को तोड़ दिया, जो अंग्रेजों का नमक कानून था ना। तो 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो फाइनली 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को क्या करा भैया? तोड़ दिया 1930 में। ओ शेट यार, लाइट चली गई भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लाइट चली गई। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था वैसे, रोशनी यार इतनी नहीं है, पर कैमरे में तो अच्छी आ रही है रोशनी, है ना। हाँ, एक मिनट यार, नेट ना मैं फोन से वाईफाई कनेक्ट करके ऑन करता हूँ, क्योंकि ब्रॉडबैंड तो बंद हो गया था। सर क्लियर दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, अगर क्लियर दिख रहा है ना फिर तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हल्की फुल्की सी अभी धूप की रोशनी जो है ना वो रूम में आ रही है, हल्की फुल्की सी चांदने की। मैं करता हूँ कंटिन्यू, अगर 10-15 मिनट में लाइट आ जाती है, ठीक है ना। दिख रहा है ना अभी? चलिए, तो नमक कानून को फाइनली क्या कर दिया गया?
तोड़ दिया गया, ठीक है ना, नमक कानून को तोड़ दिया। अब अंग्रेजों को नमक कानून तो टूट गया, अब अंग्रेजों का काम था भैया, अब तो गांधी जी भी फैल रहे हैं ऊपर से पूर्ण स्वराज की, जो डोमिनियन स्टेटस पे टिके हुए थे साल भर से, वो अब पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। तो अब लगा कि भैया इनका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, अंग्रेजों को लगा इनका कुछ करना पड़ेगा, और सबसे पहले तो किसका करना पड़ेगा, गांधी जी को शांत कराते हैं, उसके बाद भगत सिंह को देखते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जैसे कि आप जानते हैं 1930, 31 और 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 गोलमेज सम्मेलन। तीनों कहां हुए थे, लंदन में हुए थे। कहां हुए थे तीनों, लंदन में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और इन सम्मेलनों में हुआ ये था कि तीनों के तीनों अटेंड किए थे बी आर अम्बेडकर साहब ने, लेकिन जो 1931 वाला था वो अटेंड किया था हमारे गांधी जी ने भी, गांधी जी ने भी, ठीक है ना, 1931 वाला। अब मेन इसमें बात ये आती है कि 5 मार्च और 1931 का दिन, 5 मार्च 1931 का, इस दिन भारत के वाइसरॉय इरविन साहब थे, लॉर्ड इरविन। तो इस दिन होता है गांधी इरविन समझौता, तो इस दिन होता है भैया गांधी इरविन समझौता। अब आप कहेंगे ये समझौता क्या, देखो गांधी इरविन समझौते के तहत हुआ क्या था 5 मार्च 1931 को। देखो ऐसा है, हमारे भगत सिंह साहब जो थे कस्टडी में थे, तो भगत सिंह साहब को फांसी की सजा दे दी गई थी। आप कहेंगे सर उन पे तो केस वो चल रहा था बम फेंकने वाला, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हीं के 5-6 बंदों के बीच में से एक बंदे को मार पीट के उससे सच उगलवाया और उसके खिलाफ गवाही दी और उसको सरकारी गवाह बना करके छोड़ दिया गया। और बचे 3 लोगों को क्या कर दी गई, उसकी गवाह के बेस पे कि उन्होंने लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। तो फाइनली भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया गया, फांसी कह दिया गया, दे दी जाएगी, लेकिन अभी डेट नहीं डिसाइड की गई। तो 5 मार्च 1931 को जब गांधी जी गए डोमिनियन स्टेटस की बात करने, डोमिनियन स्टेटस दे दो। अब पूर्ण स्वराज तो 1929 में जोश जोश में बोल दिया, लेकिन वो तो भैया अपनी डोमिनियन स्टेटस पे टिके हुए थे, कोई चक्कर नहीं, उन्हें तो आजादी चाहिए थी, कैसे ही आजादी मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पता डोमिनियन मिलेगा तो सॉवरेन तो अपने आप ले लेंगे कभी, ठीक है ना। तो डोमिनियन स्टेटस की बात करने गए, हालांकि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने गांधी जी और नेहरू जी को यह कहा कि पहले उनसे भगत सिंह की रिहाई की मांग करनी है, क्योंकि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी पूरे देश में थी और लोग भगत सिंह को चाहने लगे थे, इस समय क्रांतिकारी थे। जिस उम्र में 23 साल की उम्र में भाई साहब आप लोग कॉलेज पास आउट भी नहीं करते, उस उम्र में भाई साहब भगत सिंह साहब शहीद हो गए थे, बेचारा 23 साल का लड़का, ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, लॉर्ड इरविन से बात करी, अब नहीं करी, अब अंदर कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो कोई नहीं जानता। गांधी जी ने कहा हाँ मैंने कोशिश की थी, लेकिन इरविन साहब ने तो ये कह दिया कि आपको आजादी चाहिए या फिर भगत सिंह चाहिए, ठीक है ना। तो गांधी जी ने, वैसे मुझे तो लगता नहीं बात की होगी, बाकी बंद कमरे के अंदर क्या हुआ था ये तो गांधी जी बता सकते हैं या फिर इरविन साहब ही बता सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं बता सकता। तो फाइनली 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अंग्रेजों ने यह कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है ना, डोमिनियन स्टेटस देंगे, और साथ ही साथ इस समझौते पर साइन होने के तुरंत बाद 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई, ठीक है ना। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई फाइनली 23 मार्च और 1931 को, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने इसके बाद क्या किया, इसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने अच्छा इससे पहले एक काम उन्होंने और किया, क्रांतिकारियों को हटाया। उन्होंने कहा गांधी तो कोई चक्कर ही नहीं है, गांधी तो अहिंसात्मक इंसान है, इससे तो लड़ लेंगे। और इसी से पहले उन्होंने 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद साहब, जो कि अंडरग्राउंड थे, काकोरी ट्रेन के बाद ही, एक्शन के बाद ही अंडरग्राउंड थे, उन्हें जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी, अंग्रेजों को एक व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी जो चंद्रशेखर आजाद साहब के क्लोज, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में आने वाले हैं। तो फाइनली ये इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को लगी और अंग्रेज पहुंच गए इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में। दिन था 27 फरवरी 1931 और चंद्रशेखर आजाद साहब के ऊपर गोलीबारी करनी शुरू कर दी अंग्रेजों ने। और फाइनली चंद्रशेखर आजाद साहब के पास भी पिस्तौल थी, गोलियां थी, वो लड़े भी अंग्रेजों के साथ, लेकिन फाइनली अंग्रेज बहुत सारे थे, गोलियां बहुत सारी थी, बंदूकें बहुत सारी थी,
तो फाइनली जब चंद्रशेखर आजाद साहब के पास एक ही गोली बची तो उन्होंने आत्महत्या कर ली उस गोली से, और अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद साहब ने कहा था कि मैं आजाद हूं और मैं आजाद ही रहूंगा, मुझे कभी कोई अंग्रेज हाथ नहीं लगा सकता। तो चंद्रशेखर आजाद साहब आजाद थे और आजाद ही मर गए। तो चंद्रशेखर आजाद साहब ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर आजाद साहब ने क्या कर लिया, याद रखिएगा, आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद साहब ने आत्महत्या की, ठीक है। तो भैया अब क्रांतिकारी तो साइड में हो गए, भगत सिंह भी साइड में, चंद्रशेखर आजाद साहब भी साइड में। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अब अंग्रेजों ने कहा गांधी, गांधी को तो देख लेंगे, क्या दिक्कत है। अंग्रेजों ने हालांकि गांधी इरविन समझौते की भी कोई बुनियाद नहीं रखी, और अंग्रेजों ने 1932 में क्या किया कि हमारे गांधी जी को उठा के भाई साहब जेल में डाल दिया। 1932 में जैसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई, तो साथ के साथ गांधी जी को क्या कर दिया, उन्होंने जेल में डाल दिया। गांधी जी को जेल भेज दिया गया, गांधी को जेल भेज दिया गया फाइनली। येरावदा प्रिजन जो पुणे में है ना, येरावदा जेल, जहां पे बहुत ही खूंखार आतंकवादी अजमल कसाब को भी रखा गया था, तो वही पुणे की येरावदा जेल में इन्हें डाल दिया गया गांधी जी को, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने कहा यार अब हिंदू और मुस्लिम के बीच में तो बहुत ज्यादा फूट डलवा चुके हैं, इससे ज्यादा फूट हिंदू मुस्लिम के बीच में तो नहीं हो सकती। तो अंग्रेजों ने कहा यार एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि हिंदुओं को उठाते हैं। हिंदू धर्म बहुत सारे जातियों में बटा हुआ है, बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है। तो उन्होंने भैया बैकवर्ड क्लास के लीडर अंबेडकर साहब को बुलाया, अंबेडकर साहब को बुलाया, और अंबेडकर साहब को कहा कि अंबेडकर साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और ये कांग्रेस पार्टी वाले आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी वाले आपकी बिल्कुल नहीं इज्जत करते, और ये देश आजाद होने के बाद आपको क्या करेंगे भैया, बाहर निकाल देंगे। तो अंबेडकर साहब के दिल में इन्होंने इनसिक्योरिटी पैदा कर दी और कहा हम आपको कम्युनल अवार्ड देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, कम्युनल अवार्ड्स देना चाहते हैं। अवार्ड्स की घोषणा की गई, जिन अवार्ड्स का नाम रखा गया राम से मैकडोनल्ड अवार्ड। क्या रखा गया, राम से मैकडोनल्ड अवार्ड। और राम से मैकडोनल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर। मतलब किसी देश का सर्वोच्च सम्मान देने की बात की जा रही है, आपको समझ रहे हैं आप इस बात को, सर्वोच्च सम्मान। तो फाइनली अंबेडकर साहब ने अब किया क्या, अंबेडकर साहब ने भैया एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ आप हमें इतना आदर सत्कार दे रहे हैं भैया, हम तो अब आपकी बात को मानेंगे, ठीक है। अब गांधी जी ने लगा यार अंबेडकर तो मेरे साथ गलत कर रहा है यार, अंबेडकर मेरे साथ गांधी इरविन समझौते में भी था, सम्मेलन में भी था, गोलमेज सम्मेलन में, और अंग्रेजों से भैया अवार्ड ले रहा और मुझे जेल में डलवा दिया। तो गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन करा, ठीक है ना। गांधी जी ने नारा दिया फास्ट अंटिल डेथ, कि मैं तब तक, फास्ट मतलब व्रत रखूंगा, फास्ट अंटिल डेथ, मेरी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती मैं तब तक आमरण कुछ नहीं खाऊंगा, फास्ट करूंगा, यानी कि व्रत रखूंगा। तो गांधी जी ने फाइनली ये बात करी, और 28 दिन के बाद जब गांधी जी की तबीयत भूख के कारण बहुत ज्यादा खराब होने लगी, तो अंबेडकर साहब गांधी जी से मिलने आए जेल में, और गांधी जी को कहा गांधी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो गांधी जी ने सारी बात करी यार कि हमें तो जेल में अंदर डाल दिया गया बिना किसी मतलब से, और आप जो है मजे से जो है वो अवार्ड ले रहे हैं, अच्छी बात थोड़ी है। तो 1932 में याद रखिएगा गांधी पूना समझौता हुआ, क्योंकि पूना में थे ना जेल में, तो पूना समझौता हुआ किसके बीच में, तो गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में। तो गांधी अंबेडकर साहब के बीच में पूना समझौता हुआ 1932 में, और फाइनली इस पूना समझौता के तहत अंबेडकर साहब ने क्या करा, अंबेडकर साहब ने मैकडॉनल्ड अवार्ड लेने से इनकार कर दिया अंग्रेजों को। लेकिन ये वो समय था जब गांधी और अंबेडकर के बीच में दूरियां तो भाई आई चुकी थी, ठीक है ना, दूरियां तो आई चुकी थी, ठीक है ना। इसके बाद हुआ ये, इसके बाद 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1939 में, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है ना। और जैसे कि आप जानते हैं जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी का जो चांसलर था एडोल्फ हिटलर, वो थोड़ा सन के इंसान था, और वो चाहता था विश्व के मानचित्र पर केवल एक ही देश होना चाहिए, कौन सा, जर्मनी। और उसने इसी सनक को पूरा करने के लिए पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि भाई साहब और कंट्रियां भी इस युद्ध में आ गई, ठीक है ना, और कंट्रियां भी इस युद्ध में आ गई। अब ब्रिटेन जो था वो बड़ा बढ़ चढ़ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने देखा यार, और अंग्रेज जब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे तो अंग्रेजों के सैनिक भी मारे जा रहे थे। अब अंग्रेजों ने देखा
हमें टक्कर दे रहा है तो दे कौन रहा है? और एक तो उन्होंने देखा, उन्हें जर्मनी का हिटलर टक्कर दे रहा है तगड़ी तरह, और एक इटली का दे रहा है कौन? बेनिटो मुसोलिनी उन्हें टक्कर दे रहा है, और एक जापान उन्हें टक्कर दे रहा है। ये तीन एक्सिस पावर थी जो हार गई थी, और बची एलाइड पावर थी। एलाइड पावर जो जीती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें आपका रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत गए थे। ठीक है, तो ये तीन लोग अंग्रेजों को युद्ध फ्रंट पे, ये दो लोग तो बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे थे, एक जर्मनी का हिटलर और एक इटली का बेनिटो मुसोलिनी। अंग्रेजों ने कहा यार मरने मारने के क्यों, अंग्रेजी सैनिक ही थोड़ी है, क्यों ना भारत के सैनिक लिए जाए, भारत भी तो हमारे पास इतना बड़ा देश गुलाम है। तो 1942 में, याद रखिएगा, हाई लेवल कमीशन भारत में आया जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन। क्रिप्स इंडिया मिशन जो था वो भारत में आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्सी थे। क्रिप्स साहब, स्टेफर्ड क्रिप्सी जिसके क्या थे? अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स ने गांधी जी से आकर के मुलाकात की और गांधी जी को कहा कि गांधी जी आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दीजिए, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आपको आजादी दे देंगे। तो गांधी जी ने कहा भैया क्रिप्स बाबू बात ऐसी है, आप हमसे, ऐसा है ना कि आप हमसे समझौता मत करो, कृप्स बाबू बात ऐसी, और रही बात आजादी की तो वो हम लेके रहेंगे, ठीक है, और आपका साथ भी नहीं देंगे। और गांधी जी ने क्रिप्स से नाराज होकर के, याद रखिएगा, गांधी जी ने अपना अंतिम अंतिम आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। क्रिप्स से नाराज होकर के गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया, और इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में छिड़ा गया। हालांकि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में एक मीटिंग की गई और उसके बाद फाइनली इस आंदोलन को छिड़ा गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में और अच्छे से बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, आज तो बस मैं बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। तो भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, करो या मरो का नारा भी दिया गया। भारत ने तो साथ दिया नहीं, कोई बात नहीं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था, तो हुआ ये कि अलाइड पावर्स जो थी वो सबसे पहले घुसी कहां? इटली में, और बेनिटो मुसोलिनी भाई साहब भागने की कोशिश कर रहा था, और इसे रोम शहर की सड़कों पे पकड़ लिया गया, उल्टा टांग दिया गया, 6 दिन तक बहुत ज्यादा मारा गया, और उसके बाद 30 गोलियां इसके चेहरे में डाल करके इसको खत्म किया गया। अब ये देख करके एडोल्फ हिटलर साहब घबरा गए, और उन्हें पता चला अलाइड फोर्सेस अब जर्मनी की ओर बढ़ चुकी है। तो फाइनली हिटलर साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन्स के साथ मिलकर के सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है ना, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये दो देश तो हटते हैं। अब जापान जो था अपने आप को बहुत हीरो बन रहा था, बहुत हीरो बन रहा था, और जापान को कहा गया भैया खत्म करो, वॉर खत्म करो। जापान मानने को तैयार नहीं था। तो फाइनली जापान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जापान ने अमेरिका के एक नवल बेस हुआ करता था, नौसैनिक अड्डा, जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण कर दिया, और अमेरिका के कई हजारों सैनिक वहां पे मारे गए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व याद रखेगा। और फाइनली उन्होंने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर, चलिए भाई लाइट भी आ गई फाइनली, तो जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा दिए। क्या गिरा दिए? एटम बॉम्ब। अब मैं स्पीड आराम से कर लेता हूँ, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था ताकि अंधेरा ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो एटम बॉम्ब गिरा दिया, और फाइनली क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ भैया? अंत हुआ फाइनली, ठीक है ना। और जापान ने तुरंत ही सरेंडर कर दिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब अंग्रेजों ने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एनालाइज किया खत्म होने के बाद, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एनालाइज किया, और अंग्रेजों ने देखा हम युद्ध तो जीत चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों ने देखा हमारा सारा शाही खजाना खाली हो चुका है, आधी से ज्यादा सेना युद्ध फ्रंट पे मारी जा चुकी है। तो अब अंग्रेजों के पास ना तो इतने पैसे बचे थे, और ना ही इतनी ताकत बची थी कि वो दुनिया पर शासन कर सके। तो धीरे धीरे उन्होंने दुनिया के सारे देशों को आजाद करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारा भारत देश भी था, ठीक है ना। तो 16 मई 1946 को भारत में एक और हाई लेवल कमीशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, 16 मई 1946, ठीक है ना।
कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, जिसमें 3 लोग भारत में आए थे। कौन आए थे? एक तो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है ना, एक थे लॉरेंस, ठीक है ना, और एक थे एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो ये 3 लोग आए थे भारत में। कौन लोग आए थे? 3 लोग, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। और फाइनली इसी प्लान के तहत 2 काम हुए थे। एक तो भारत की संविधानिक सभा बनकर के तैयार हुई थी, संवैधानिक सभा बनी, और दूसरा भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार यानी कि अंग्रेज जाने से पहले काम चलाऊ सरकार बना दी, अंतरिम सरकार, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। तो ये 2 काम कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुए गए। अब अंग्रेज किसी भी, अब 20 फरवरी 1947 का दिन था, याद रखिएगा डेट्स, 20 फरवरी 1947। और ये क्वेश्चन एचएएस के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है 2020 में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सी एटली, क्लेमेंट एटली। इन्होंने रेडियो पर घोषणा करी कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत होगा, भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत होगा, ऐसा इन्होंने रेडियो पर अनाउंस किया। और भारत में एक खुशी की लहर जाग पड़ी, ठीक है ना, भारत में खुशी की लहर जाग पड़ी, ठीक है। और फाइनली इसके बाद याद रखिएगा 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को भारत में एक प्लान आया जिसका नाम है माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन योजना भारत में आई, और इस योजना के तहत फाइनली डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनेगा, और भारत का पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा भारत से ट्वीट करके, ठीक है ना। तो भारत पाक अलग अलग 2 देश बनेंगे, हिंदू देश हिंदुओं के लिए और एक मुस्लिम देश पाकिस्तान, ठीक है ना। तो इस प्लान के तहत देश तय हुआ कि पाकिस्तान भारत से अलग होगा, भारत से अलग होगा, ठीक है ना। इस योजना के तहत यह डिसाइड हो गया, ठीक है ना। और 4 जुलाई 1947, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 4 जुलाई 1947 को अंग्रेजों ने ब्रिटिश संसद में एक कानून पास किया। देखो, अंग्रेज जब किसी भी देश को आजाद करते थे तो ऐसे नहीं करते थे, अपनी संसद में एक कानून पारित करते थे, ठीक है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया अंग्रेजी अंग्रेजी संसद लंदन में। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट पारित किया गया लंदन की संसद में, अंग्रेजों की लंदन में जो संसद थी उसमें इसे पारित किया गया 4 जुलाई 1947 को। और फाइनली इसी एक्ट के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, ठीक है ना। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ठीक है ना, भारत आजाद हुआ, ठीक है ना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, भारत के जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्वेश्चंस करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो फाइनली भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और ये था हमारा पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। जैसे हमने बहुत ही किस चीज में डिस्कस किया, ब्रीफ में डिस्कस किया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया। और फर्दर टॉपिक्स में हम लोग करेंगे इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, विजिबिलिटी नहीं है, नॉट क्लियर सर। अच्छा, अभी तो है सभी लोगों को विजिबिलिटी? अभी तो है ना भाई सभी लोगों को विजिबिलिटी? सभी लोग बताएं। अब तो लाइट आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं आपका लास्ट डेमो था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री की आज क्लास ली थी हमने, पसंद आई होगी आप लोगों को, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए हो, ठीक है। देखिए, जब आप कोई भी सब्जेक्ट कहानी के तौर पर पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, वो हमें 10 साल बाद भी देखते हैं, तब भी हमें सारी चीजें याद होती है उसकी, है ना। सभी ने देखा होगा वो डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दे, है ना। तो ऐसे कोई भी दृश्य हमें याद रहते हैं ना, तो कहानी के तौर पर पढ़ेंगे तो हर चीज आपको याद रहेगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज लास्ट डे था, ठीक है। मंडे से अब पेड बैच चलेगा, ठीक है ना। 5 दिन का डेमो था आपका, मंडे से पेड बैच चलेगा, ठीक है। जो लोग भी, अब इस आईडी पे क्लास नहीं चलेंगी, ये डेमो आईडी थी, ठीक है ना। अब दूसरी आईडी पे आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगी, ठीक है। तो आज 25 दिसंबर है, ठीक है।
कोर्स के बारे में देखो मैं आपको एक बार फिर से डिटेल दे देता हूँ। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसे आप रिकॉर्डेड क्लास को अनलिमिटेड टाइम्स जितनी मर्जी बार चाहो आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। 7 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली खत्म होने का रहेगा इस कोर्स का। अगर पेपर आपका जल्दी भी हो जाता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कोर्स पूरा कराऊंगा, भले ही 4 महीने में मुझे पूरा कराना पड़े, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करवा के दूंगा कोर्स मेरी जिम्मेदारी से। इस कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले दिन भी बताया था, कुछ भी छुड़वाया नहीं जाएगा। प्लस टॉपिक के बाद आपको हर चीज की पीडीएफ्स भी दी जाएंगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम की, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, तो ठीक है ना, आपको हर टॉपिक के, ठीक है ना। प्लस वीक में एक दिन आपका टेस्ट भी कंडक्ट होगा, ठीक है ना, जिसमें एमसीक्यू होंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। वीक में एक दिन आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डेली मिनिमम 3 से 5 2 घंटे तो क्लास लगेगी, ठीक है, 1.5 पौने 2 घंटे, 2 घंटे तक, 1.5 से 2 घंटे के बीच डेली क्लास लगेगी। जिस समय हिंदी की क्लास लगेगी तो उस समय 1 घंटा और ऐड हो जाएगा और ये क्लास चलेगी आपकी 3 घंटे, ठीक है ना। और कोई बच्चा किसी दिन टाइम पे नहीं आ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डेड क्लास देख ही सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, लाइव रिकॉर्डेड बैच मिलेगा आपको, पूरा एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी बिना पूछे कहे, हर चीज, ठीक है, सब चीजें मिलेगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी, हर काम मिलेगा आपको जिसको आपको करना पड़ेगा, पूरा टास्क मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। मंडे से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, अब फाइनली बैच बैच तो स्टार्ट हो ही चुका है। अब देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इनरोल करना चाहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है टीजीटी आर्ट्स कमीशन का बैच है प्रॉपर, जिसमें पढ़ाया सारे सब्जेक्ट जाएंगे, मैंने पहले दिन ही बता दिया था, छुड़वाया कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके जो चार्जेस रखे हैं इस बैच के, तो इसके चार्जेस हैं कितने, 8,000 रुपीज, ठीक है ना, 8,000 रुपीज चार्जेस है, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 5,000 और प्लस 3,000, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बैच आप लोग आज 25 दिसंबर को परचेज करते हैं, क्रिसमस डे पे, ठीक है ना, क्रिसमस डे पे अगर आप लोग आज पेमेंट करते हैं तो आपको 500 रुपए का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, और आज ये बैच आपको पड़ेगा 7,500 रुपीज का, अगर आप आज पेमेंट करते हैं। और आज पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 4,000 की, ठीक है ना, और प्लस अगली पेमेंट आपको 45 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन तक का समय है। वैसे तो पहले हम 30 डेज का समय रखते थे, लेकिन अभी 45 दिन कर दिया गया है, ठीक है, इसको लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको अगली इंस्टॉलमेंट 3500 पे करनी है, ठीक है ना। अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग आज परचेज करना चाहते हैं तो आज परचेज कर सकते हैं इस बैच को, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप वगैरह पे मेरे से अकाउंट डिटेल ले सकते हैं जो आपको लेनी है, गूगल पे नंबर मेरा जो कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वही नंबर है, ठीक है ना। तो मंडे से दूसरी आईडी पे क्लासेस चलेंगी और पेड बैच चलेगा, ठीक है। तो ये था, अगर आप कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप आज मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सुमन वेल्स ही कह रही है सर पर मंथ वाले में, देखो ऐसा है, पर मंथ वाला जो सेटअप है, पर मंथ वाले में आपको क्या है, 1,500 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना, पर मंथ, जो 7 महीने की लगभग 10,500 रुपए हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, 10,500 रुपए, ठीक है ना। तो ये आपको भाई बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, जब आपको इंस्टॉलमेंट में ही हम वन टाइम फीस भी इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो आप लोग यही वाला पैकेज लो, ठीक है ना। क्योंकि आप 1 2 3 महीने हो सकता है पढ़ के जाएंगे, आप 4500, कई बार 4 4 महीने भी पढ़ के जाते हैं, 6 6 हजार, फिर उस समय वो सोचते हैं ना कि हम 1,000 2,000 देके पूरा बैच कंटिन्यू कर ले, तो वो चीजें हो नहीं पाती। और मान लीजिए आप 1 2 महीने पढ़ के गए और उसके बाद आप कहेंगे ना सर हमें रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना, वो सारी चीजें, ठीक है। अगर आप मंथली वाला प्लान लेते हैं 1,500 रुपए पर मंथ वाला, तो आपने मान लो 1 महीना 2 महीना, कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे जो मतलब लास्ट टाइम भी हमने बैच स्टार्ट किया था क्विट करके गए थे, 2 2 3 3 4 4 महीने बाद, तो उन्होंने बाद में फिर ये कहा सर हमें रिकॉर्डेड क्लास भी चाहिए। तो देखो मैं ना उस टाइम तो देखो बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए भी, फिर मुझे एक नई आईडी पे क्लासेस लगानी पड़ेगी थी, जो बच्चे बेचारे फीस पे कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और मैं आपको रियलिटी आज ही बता देता हूँ लाइव क्लास में, कि उस इस चीज में अगर कोई बच्चा बीच में ड्रॉप आउट करके जाता है ना, तो हम उसे रिकॉर्डेड क्लास नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लास नहीं दे पाएंगे।
हो सकता है मटेरियल भी पूरा ना पहुंचे, तो फिर आपका जो वो पैसा दिया हुआ होगा ना 1-2 महीने का, वो भी वेस्टेज ही जाएगा। ठीक है ना। या तो कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला है यार, लगभग 30% फीस डिस्काउंट हो रही है आपकी आज, अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं, ठीक है ना। और हमारी पॉलिसी है ये कि भैया पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया, पास होने लायक बड़े आराम से आएगा, पढ़ाए में से ही, ठीक है, नोट्स में से ही, क्वेश्चंस में से ही जो करवाएंगे। नहीं आया तो पूरी फीस रिटर्न की 100% जो आपने पे की होगी, अगर पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया, ठीक है ना। सब सारा का सारा तो नहीं आ सकता, लेकिन जितने भी मार्क्स आपको चाहिए होते हैं कट ऑफ के लिए, वो उससे अच्छे ही मार्क्स बनेंगे अगर आप लोग मेरे साथ पूरी मेहनत से पढ़ के जाएंगे। जितनी मेहनत मैं करता हूं ना यहाँ पे, उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी 1.5 घंटा हो गया, लगभग 1 घंटा 35 मिनट कंटिन्यूटली आपकी क्लास लग रही है, ठीक है ना। तो ये है, अगर और कोई डिटेल है आपके मन में, डाउट है, तो प्लीज आप आस्क कर सकते हैं आज ही, ठीक है। अगर अभी आपको कोई है तो आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मंडे से पेड क्लासेस ही चलेंगी आपकी, ठीक है। 5 दिन हो गए डेमो के, आज लास्ट डे था। तो आई होप यहाँ पे भाई किसी का कोई डाउट तो नहीं लग रहा मुझे, है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ बेटा, सुमन बंसी लाइव क्लासेस तो बिल्कुल मिलेंगी आपको, कोई चक्कर नहीं है, लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, ठीक है ना। बट वही है, अगर बीच में स्किप वगैरह करते हैं तो दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है, फिर मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हुआ ऐसा, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो लोग बेचारे पे कर रहे होते हैं ना, अब वो भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, तो उन्हें भी लग सकता है कि यार हम भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, और तो कोई डाउट है नहीं, तो जिन जिनको ज्वाइन करना होगा वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, मैं आपको पेमेंट लिंक, पेमेंट डिटेल्स सेंड कर दूंगा, जहां पर भी पेमेंट करनी है, ठीक है ना। फाइनली आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना जिन्होंने एनरोलमेंट करनी है, और फाइनली मंडे से आपका पेड बैच ही चलेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को। इट वाज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू। थैंक यू।